अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज का पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले बात कर लेते हैं ज़रा नून लीग के हवाले से कि मियां साहब का जो बयानिया था वो तब्दील होता दिखाई दिया। माजी के अंदर 2019 के अंदर जो बयानिया था वो मज़ाहमत से रिलेट किया जाए तो गलत ना होगा। मज़ाहमत ज़्यादा थी जब लाहौर से लंदन रवाना हुए थे इलाज की गर्ज से। फिर 2023 के अंदर हमने देखा 19 अक्टूबर को एहतसाब की बात हुई बाकायदा जजेस और जनरल्स के नाम लेकर। फिर हमने ये भी देखा कि 21 अक्टूबर को वापसी जब हुई है तो ये बयानिया सामने आया कि कोई एहतसाब नहीं होगा, बल्कि बड़ा ठंडा लहजा जो है वो देखने में आया, नरम गरम बयानिया। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर बरी होते दिखाई दिए, चाहे वो अल अज़ीज़िया केस हो, एवन फील्ड हो या फिर फ्लैगशिप रेफरेंस हो। ये तमाम चीज़ें हम देखते रहे कि सॉर्ट आउट होती रहीं। 13 दिसंबर जो इस वक्त डेट है कल की, उसमें बयानिया काफ़ी सख्त नज़र आया। जो सज़ा की बात तो नहीं, लेकिन ये कहा गया कि हिसाब लेने का बयानिया जो है वो हम रखते हैं, जजेस हों या फिर जर्नल्स हों तो उनके नाम लेके बाकायदा तौर पर हिसाब की बात की गई कि हिसाब होना चाहिए। चाहे वो जस्टिस एजाजुल हसन साहब हों जिनको मॉनिटरिंग जज लगाया गया, या फिर ये तमाम जो लोग थे, ख़ासतौर पर 2 साबिक आर्मी चीफ के हवाले से भी बात की कि क्या होना चाहिए। ये भी कहा कि मैंने कभी कुछ ऐसा ज़ाती तौर पर गलत नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये तमाम चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन आज हमने देखा कि पीटीआई के सीनियर नायब सदर अफजल मरवत की भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन आज स्केड्यूल जारी करना था, वो नहीं जारी किया गया। तो पीटीआई के सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर कहा है कि कल जो है वो जारी किया जाए फौरी तौर पर इलेक्शन। हमारे साथ मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। यासीन आज़ाद साहब हैं नून लीग से, आपका बहुत शुक्रिया। अखुज़ादा चटान साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपका भी बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर यासिर साहब हैं एमक्यूएम पाकिस्तान से, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की इजाजत से जरा नून लीग से गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। यासीन आज़ाद साहब, मैं जरा बयानी के ऊपर बात करना चाहूंगा। मुझे क्यों निकाला से शुरू हुई ये कहानी और फिर वोट को इज्जत दो और फिर एहतसाब की बातें की गई, सजा की बातें की गई। आज बयानिया जब वापसी हुई है मियां साहब की तो बयानिया काफी नरम था लहजा कि कोई एहतसाब नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे बरी होते गए मुकदमात के अंदर और अब बात जो है वो ना अहली और अहली तक आकर पहुंच चुकी है, तो अब बयानिया सख्त होता दिखाई दे रहा है। इस सख्ती की वजह क्या है? कल की अगर गुफ्तगू मियां साहब की उठा के देखे तो उन्होंने हिसाब लेने की बात की है, जजेस की भी और जनरल्स की भी। देखिए सर, पहली बात यह है कि इलेक्शन की डेट आपने मुकर्रर कर दी है और इलेक्शन के दौरान हर सियासी जमात को इस बात का कानूनी हक हासिल है कि वो पब्लिक में जाने से पहले कोई ना कोई अपना रास्ता या जो उनका मंशूर या उनका जो प्रोग्राम है उसको बयान करें। ठीक है। और इसमें मैं ये नहीं कहता कि खाली मुस्लिम लीग नून का, हर सियासी जमात का ये हक है। और आपने देखा होगा कि हर सियासी जमात अपने अंदाज से बात करती है, अपने मंशूर के मुताबिक बात करती है। और वो कोशिश ये करते हैं कि कोई ऐसा नारा दो जिससे पाकिस्तान के जो वोटर्स हैं, पाकिस्तान की जो कौम है, वो उस नारे से मुतासर होती है या नहीं होती, इसका फैसला तो पाकिस्तान के लोग करेंगे। जब सियासी जमातों का ये जो सिलसिला है अपनी जगह पे, मैं कहता हूँ कि बयानिया का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान माशी एतबार से इस वक्त तबाही और बर्बादी के दाने पे खड़ा है और इस मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए आखिरकार एक ना एक दिन सियासतदानों को क्राइसिस से निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन हालात में जब पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं और अभी चंद दिन पहले जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में मैंने देखा, उसमें यह था कि जून 2024 में पाकिस्तान के कर्जे जो हैं 820 खरब हो जाएंगे। जरा नोट करें जुमला। अच्छा। 2024 तक पाकिस्तान के कर्जे 820 खरब हो जाएंगे। अब ये बता दें आप खड़े कहाँ हैं? तो जैसे जैसे कर्जों की रफ्तार बढ़ती जा रही है, कम नहीं होंगे, ये बढ़ते ही रहेंगे। ठीक है। खरबों में जा रहा मामला, तो ये बढ़ते ही रहेंगे। इसमें पाकिस्तान के जो 24 करोड़ अवाम है उनका क्या कसूर है? उनके मसले मसाइल को हल करने के लिए किसने कोशिश करनी है? और मैं आज ये कहता हूँ कि सियासी जमात जो नारा देती है उनको नारा लगाने देने का हक है। मैं सिंपल एक बात कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मैंडेट देते हैं जी,
तो उस मैंडेट का एहतराम करते हुए उस पॉलिटिकल पार्टी को अपने 5 साल पूरे करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। ठीक है। हमने इससे पहले बहुत कुछ खोया, मजीद हमारे हालात जो हैं इतने खराब हैं कि मजीद हम तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। चले ठीक है, मैं जरा आज आपने एक बात देखी होगी सारी, मैं आपका जुमला कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने आरओज को अपॉइंट किया, उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जी। और एक पॉलिटिकल पार्टी ने जाके लोअर हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। तो क्या ये जो स्टे लिया गया, बिल्कुल अभी तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने भी बताया कि ट्रेनिंग रोक दी गई है जी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने भी बता दिया है कि ट्रेनिंग जिसके आप तस्करा कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद वो ट्रेनिंग रोक दी गई है। चलो जो भी है, मेरा मतलब ऐसा नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि 8 तारीख को इलेक्शन हो जाने दें, ठीक है, तमाम सियासी जमातों को आवाम के पास जाने दें, ठीक है, जो उनका नारा है उनको दे देने दें, ठीक है। पाकिस्तान के लोग क्या फैसला करते हैं, चले, पाकिस्तान के लोग जिस भी पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में अपना फैसला करते हैं, हमें ज़हनी तौर पर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम की ही अदालत है जिसने ये फैसला करना है कि वो उसने किस पार्टी पे इत्मीनान करना है, किसको पार्लियामेंट के अंदर लेके जाना है। ये 8 फरवरी को डिसाइड होने दें। मैं जरा यासीर साहब, चटान साहब से भी आपके इस कमेंट के ऊपर काउंटर कमेंट ले लूं। आवाज में गड़बड़ शुरू हो गई सर जी। मैं अखुज़ चटान साहब, सवाल आपसे ये है कि मियां साहब का बयानिया तब्दील होता दिखाई दे रहा है। अब पहले नरम हुआ लहजा, जब वापस आए और अब जब बरी हो गए हैं मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर, तो अब लहजे के अंदर स्लाइटली जो है हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ टिल्ट हो रहा है ये लहजा और सख्ती की तरफ जा रहा है। हिसाब की बातें हो रही हैं। क्या ये जो तासुर दिया जा रहा था कि मियां साहब लाडले हैं, मियां साहब लाडले प्लस हो चुके हैं, अब ये क्या ये तासुर आप लोगों का जो बयानिया था कि ये लाडले प्लस हैं, तो वो तासुर या बयानिया गलत तो साबित नहीं हो रहा है अब? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मियां साहब के जो दोनों बयानिया है, मैं दोनों के साथ एग्री नहीं करता हूँ। दोनों गलत बयानिया है। अगर वो कह रहे हैं कि एहतिसाब नहीं होगा, ये भी गलत बयानी है। क्यों एहतिसाब नहीं होगा? एक रियासत होगा, इसमें एहतिसाब कैसे नहीं होगा? और वो जब कहते हैं कि एहतिसाब होगा, वो भी गलत है। वजह ये है कि जिसको मियां साहब एहतिसाब कहते हैं, ये दरअसल में एहतिसाब नहीं है, ये इंतकाम है। ये तो इन लोगों के नाम ले रहे हैं कि इसने मेरे साथ ज्यादती की, उसने मेरे साथ ज्यादती की, इसने ज्यादती की, इनका एहतिसाब होगा। अच्छा। एहतिसाब तो वही है जो क्रॉस द बोर्ड हो। एहतिसाब वही है जो जज का भी हो, जर्नल का भी हो, जर्नलिस्ट का भी हो, कोई अपोजिशन में है, ये जो तासुर जा रहा था अखुनज़ादा साहब, ये तासुर आप लोग की तरफ से जा रहा था कि ये लाडले प्लस है, कोई डील कर आए। अगर कोई शख्स डील कर आया है तो उसका बयानिया फिर सख्त कैसे हो गया? उसके तो लहजे के अंदर नरमी होनी चाहिए थी, जैसे नरमी थी जब ये वापस आए हैं। नरमी तो थी। आपने मीनारे पाकिस्तान में देख लिया कि उन्होंने किस तरीके से नरम लहजे से तकरीर किया, लेकिन मेरे ख्याल से जो नवाज शरीफ साहब मांग रहे हैं वो इसको नहीं मिल रहे हैं, या देने वालों के बस में नहीं है कि वो इस तरीके से दे दे जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं। फिर तो आप लोगों का नैरेटिव गलत हो गया ना। देख रहे हैं कि फिर आपका नैरेटिव गलत हुआ। आप लोगों का नैरेटिव था कि लाडले प्लस है, डील करके आए। कैसे गलत हुआ? हमारा नैरेटिव कैसे गलत हुआ? तुम मुझे बताए। यासीन आजाद साहब आपके साथ हैं, इनसे पूछे कि दुनिया की तारीख में बताए कि कोई कैदी जो है वो जो सजावार बंदा आया है, या तो ये कि एक बंदा मुलजिम हो, मुजरिम नहीं हुआ और उसको जलसे में भेजा है। हमारा नैरेटिव कैसे गलत हुआ? बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हमारे साथ शामिल होने का हमें वादा किया था, फिर उन लोगों ने दरख्वास्त किया कि जी हम ये नहीं कर सकते हैं। हमारा कैसा गलत हुआ? आप देख ली, पूरा पंजाब हुकूमत कौन चला रही है। लेकिन ये है कि जो नवाज शरीफ साहब मांग रही है, मेरे ख्याल से इसी तरीके से पंजाब हुकूमत कौन चला रही है, और मेरे ख्याल से हुकूमत कौन चला रहा है? बस में नहीं है। चढ़ान साहब, पंजाब हुकूमत कौन चला रहा है? पंजाब हुकूमत शहबाज शरीफ साहब के हाउस से चल रहा है। मरियम नवाज साहिबा जो इसके बात को नहीं मानी, इसके ट्रांसफर करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। इसी तरह कराची में बशीर मेमन साहब चला रही है। वहां तो निगरान हुकूमत है, मौसूफी साहब वजीर आला है। आप कैसे कह रहे हैं कि वो नून लीग चला रही है?
मुझे ये बताए कि जो मुंतखब हुकूमतें होते हैं इनके हाथ में कितना पावर होता है, वो कितनी हुकूमत चलाते हैं, फिर चलाते हैं, वो आपको नहीं पता। फिर तो सिंध पे भी बड़ा सवालिया निशान है, सिंध पे बड़ा सवालिया निशान डाल दिया आपने। मेरा भाई, आप कराची में अपने कैमरामैन को निकाल के लोगों से इंटरव्यू करें। बशीर मेमन साहब बाकायदा वहां पे ऑफिसर्स को धमकियां देते हैं कि आप हमारे काम नहीं करेंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, और फिर वो लोगों को छोड़ते भी नहीं है। 10-10 लोग ट्रांसफर होते हैं बशीर मेमन साहब के कॉल पे एक डिपार्टमेंट से एक दिन में। ठीक है, मैं जरा एमक्यूएम की तरफ भी जाऊंगा। डॉक्टर यासिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, सवाल ये पैदा हो रहा है कि आप लोगों ने एक एतमाद जाहिर किया और इलेक्शन से पहले इत्तेहाद किया है। माजी के अंदर ऐसा इत्तेहाद देखने में नहीं आया एमक्यूएम की जानिब से। जरूर कोई कहीं ना कहीं आप लोगों को कॉन्फिडेंस होगा कि एमक्यूएम जो है वो अगर इत्तेहाद करती है नून लीग के साथ तो नून लीग बरसर इख्तिदार आएगी। लेकिन बयानिया तब्दील हो गया है मियां साहब का। कल के रोज जो गुफ्तगू की है उसमें हिसाब की बातें की जा रही हैं। तो अगर ये बयानिया सख्त होता दिखाई दे रहा है तो ऐसा तो नहीं लगता कि आप लोगों को कि अब वजीर आजम की सीट से भी दूर हो जाएंगे मियां साहब? तो फिर इत्तेहाद इलेक्शन से पहले ही क्या ये इत्तेहाद खत्म होता दिखाई देगा हमें? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई आपका। देखिए, बात ये है कि हम तो तमाम जमातों के पास जा रहे हैं इस टाइम। ठीक है। जितनी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो मेन स्ट्रीम की हैं, सबसे हम बात कर रहे हैं। सबके सामने हम अपना जो हमारा एजेंडा है, बेसिकली जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, जो आइन में तरमीम के हवाले से, जो बेसिकली एनएफसी के थ्रू जो फंड्स हैं बेसिकली विफाक से जो सीएम के पास आके पार्क हो जाते हैं, हम उसको डिवॉल्व करना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई अपने जिलों को आप बाख्तियार बनाओ, फंड्स वहां तक दो। पाकिस्तान की तरक्की का यही हल है, यही रास्ता है, यही वो लाइन है जिसके थ्रू आज पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान का 75 साल बोसीदा निजाम हमने आजमा के देख लिया, करके देख लिया। आज पाकिस्तान जिस नहज पे खड़ा हुआ है, तो जो आइन में तरमीम आज एमक्यूएम लेके गई है, तो ऑब्वियसली जो भी विफाक की जमात होगी, जो बड़ी जमात होगी, तो एमक्यूएम उसके पास जाएगी, अपना एजेंडा रखेगी। क्योंकि जब भी वो कोई भी पार्टी आती है हुकूमत, हम तो हमारे तो दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। हमने उनको ये बोला है कि जिसको भी एमक्यूएम की जरूरत इलेक्शन के बाद पड़ेगी, हमें आपसे वजारतें नहीं चाहिए। ये आइन में हम तरमीम आपसे मांग रहे हैं, आपके पास यासिर ये बड़ी बात है, वजारतें नहीं लेंगे। पहले भी मैंने आपके एमक्यूएम के रहनुमा से सवाल किया था, मुझे जरा इस पर कमेंट दीजिएगा। आप एमक्यूएम का नैरेटिव क्या है, क्योंकि आवाम आपको सुन रही है। कराची से आप नुमाइंदा जमात हमेशा से रहे हैं, इस बार भी दावा कर रहे हैं आप लोग 17 सीट्स की बात कर रहे हैं। फिर अब शबीर कायम खानी साहब ने तो 20 सीट्स तक कहा है कि हम ले जाएंगे। ये जो एमक्यूएम की एक रीत रही है, रिवायत रही है मिनिस्ट्रीज की, क्या इस बार मिनिस्ट्रीज नहीं ली जाएंगी अगर इख्तिदार में भी आ गए? बिलाल भाई देखिए, इस दफा सारी रीत रिवायत सब बदल गई है। आज जो हमारे शहर का हाल है, जो आज सिंध हुकूमत ने हमारे शहर का हाल करा है, तो उसके लिए हमें किसी भी चीज की नहीं। आज हम इस आवाम की बात कर रहे हैं और इस आवाम के मसलों का हल सिर्फ आइन में तरमीम है, जो हमने उसका ड्राफ्ट जो है वो नून लीग और दूसरी जमातों के भी आगे रखा है। और हमने एक ऑफर रखी है कि भाई आपको अगर एमक्यूएम के इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद वोट की जरूरत पड़ेगी, तो हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आप आइन में तरमीम करो और ये फंड जो है आप जिलों को फंड डायरेक्ट ट्रांसफर करो, ठीक है, ताकि हमारे जो जिले हैं वो मजबूत हो, हमारे जो लेकिन यासिर आपने पीपल्स पार्टी के अखुनजादा साहब की गुफ्तगू भी सुनी होगी। अब सवाल मेरा वहीं पर आकर रुक जाता है कि आप लोगों ने कॉन्फिडेंस जाहिर किया नून लीग पर, नून लीग का बयानिया तब्दील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि नून लीग के मामलात कुछ खटाई का शिकार होते जा रहे हैं जो बड़ी बेहतरीन तरीके से चल रहे थे। अगर आप लोग को अपोजिशन में बैठना पड़ा तो फिर नून लीग के साथ इत्तेहाद में ही रहेंगे? देखिए, तो अब इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि कौन अपोजिशन में जाता है, कौन हुकूमत में बैठता है। अभी तो आज जो पीटीआई की जो पिटीशन पे जो कोर्ट ने फैसला दिया है जी, हम तो चाह रहे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो ताकि मुल्क आगे बढ़े। मार्च में सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। इस टाइम मुतामिल नहीं है कि इसको इलेक्शंस को डिले करा जा सके। ठीक है, ठीक है। यासीन आजाद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी यासीन साहब चला रहे हैं जी, पिछले 2 महीने। जी यासीन साहब, जरा मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये इस वक्त जो इलेक्शन की एक फजा कायम की गई थी, चीफ जस्टिस साहब ने पत्थर पे लिखी हुई लकीर कहा था, इलेक्शन स्केड्यूल आज जारी होना था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि अगर किसी को डिस्कशन करना है तो अपनी बेगमात के साथ कमरे के अंदर डिस्कशन कर सकता है। तो आज तो स्केड्यूल जारी नहीं हुआ, इस पर क्या करें फिर? अब देखिए, पहली बात
ये है कि आज जो मेरे ख्याल में लोअर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है जिसमें उन्होंने आरओज की जो ट्रेनिंग का पीरियड था उसमें स्टे दे दिया जी, मेरे नजदीक ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी अदलिया को भी इस मामले में देखना चाहिए कि इस तरह के स्टे देने से इलेक्शन की शेड्यूल डिस्टर्ब हो सकता है, जो नहीं करना चाहिए। आर की एप्लीकेशन पे कि 1 मिनट में नहीं दिया जाता। मैं ये कहता हूँ कि बड़ी मुश्किल से 8 फरवरी की डेट मुकर्रर हुई, इसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कम्प्लीटली इन्वॉल्वमेंट के बाद जाके ये डेट मुकर्रर हुई। इस मुल्क में 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाने दें। ठीक है, पहले हमने आइन की कई खिलाफवर्जियां कर चुके हैं, इस आइन को मजाक मत बनाएं, डेट मुकर्रर हुई है उसको हो जाने दें, इलेक्शन हो जाने दें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो उनको हो जाने दें। अब ये वक्त से पहले क्या साराइयां करना कि फलां ये कर रहा है, फलां लागिया हो गया, फलां ये हो गया, फलां को फलां की सपोर्ट हासिल है। मैं अपने दोस्तों से अगर पूछूं कि आपके पास क्या सबूत है जो इल्जाम लगा रहे हैं, ठीक है, तो सबूत तो हमारे पास कोई नहीं है। हमारी आदत पड़ गई है क्या सराइयां करने और पेशनगोइयां करने की। मैं कहता हूँ कि खराब के लिए क्या सराई और पेशनगोइयां करना छोड़ दें, मुल्क के हालात की तरफ देखें, पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ने दें। सियासी जमातों को राइट है कि वो इंतखाबात में हिस्सा लें। कल कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को आवाम मैंडेट देते हैं, ना आपको पता है ना मुझे पता है, इसका फैसला तो 8 फरवरी को जाके होगा। ठीक है, अगर किसी वजह से इलेक्शन डिले होता है तो पहले ही इस तरह आईनी एतबार से इंश्योर कर रहे हैं कि जी फलां आइन की खिलाफवर्जी हो गई, इतने दिनों में होना चाहिए था। बड़ी मुश्किल से डेट मुकर्रर हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। भी हम डिफरेंट टाइप की कहते हैं जी हम फलां पे इतमाद नहीं करते और जुडिशरी को ले आएंगे। जुडिशरी अगर आती है तो कल जहाँ जुडिशरी को कहेंगे जी उन्होंने दांधी कर दी, तो भैया वेट तो कर लो, इंतखाबात हो जाने दो। अगर कोई दांधी होती है ठीक है, मैं जरा पीपल्स पार्टी का भी इस पे नैरेटिव ले लूं। अखुज़ादा चटान साहब, नून लीग का ये बयानिया भी है, खास तौर पे पंजाब के देही इलाकों में और शहरी इलाकों के अंदर भी कमोबेश ये कॉन्फिडेंस जाहिर कर रहे हैं कि जो पीटीआई का वोट बैंक रहा है 18 के अंदर माजी में, ये उसको रूल आउट कर देंगे। जरा इस पर बयानिया आप लोगों का क्या है पंजाब को लेकर? नून लीग की तैयारी और कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि हम यहां से अक्सरियत हासिल कर लेंगे। क्या वाकई ऐसा है कि जो पीटीआई का वोट बैंक था वो टूट जाएगा पंजाब से? देखिए जी, हमें पंजाब में 2013 में भी आरोज के जरिए हराया, फिर 2018 में आरटीएस को बिठा के हमें वहां पे हराया। और अगर मुस्लिम लीग को कॉन्फिडेंस है, पिछला रिकॉर्ड तो ये है कि 20 में से 20 जिमनी इलेक्शन हो गई थी, जो मरकज में भी मुस्लिम लीग का हुकूमत था, सूबे में भी मुस्लिम लीग का हुकूमत था, शहबाज शरीफ साहब वजीर आला था, तो 20 की 20 हारे थे। ठीक है, अभी अगर इन लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है तो फिर तो उनको इलेक्शन का मुतालबा करना चाहिए कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हो। यासीन आजाद साहब ने तो हमेशा से जमहूरियत का साथ दिया है, इनका मुतालबा तो अपनी जगह पे, लेकिन अभी तक मैंने मुस्लिम लीग की किसी लीडर की तरफ से कोई इलेक्शन के लिए नहीं सुना है कि अखुनज़ादा चटान साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कल टीवी शो में इस बात का इजहार किया है कि मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जुमले के ऊपर पूरा एतमाद है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और तैयारियां इनकी तेज हैं, जोरों शोर से काम कर रही है। देखिए जी, अगर कोई एंकर या रिपोर्टर किसी से पूछ ले, वो ये तो नहीं बता सकता है कि भाई इलेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह पीपल्स पार्टी की तरफ से मुसलसल और तवातुर से मुतालबा जल्द अज जल्द इलेक्शन का आ रहा है, इस तरह मुस्लिम लीग नून की तरफ से नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर मुस्लिम लीग को इतना कॉन्फिडेंस है तो फिर तो उनको इत्तेहादी करने का जरूरत नहीं है कि कभी खाब के साथ इत्तेहाद करे, कभी एमक्यूएम के साथ करे, कभी किसी और पार्टी के साथ करे। फिर तो उनको अपने इंतखाबी मंशूर पे और अपने टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाहिए। बहरहाल अगर इत्तेहादों से भी वो इलेक्शन लड़ते हैं तो इत्तेहाद करना कोई गैर कानूनी नहीं है, गैर जमहूरी नहीं है, गैर आईनी नहीं है। हम तो समझते हैं कि हमने इस मुल्क के साथ बहुत एडवेंचर किए हैं, हमारा मुल्क मजीद एडवेंचरों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। इलेक्शन माजी के अंदर ये जो है वो हिस्ट्री में उठाकर अगर देखूं तो आप लोगों की जो 13 और 18 की कारकर्दगी रही है, खासतौर पे पंजाब में, उसमें से तो सीट्स नहीं निकाल सके। 24 में बगैर इत्तेहाद के आप लोग कैसे कॉन्फिडेंट हैं
कि सीट निकाल लेंगे। नून लीग अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो चलें, वो दूसरी जगह इत्तेहाद भी कर रही है, सीट एडजस्टमेंट भी कर रही है आईपीपी के साथ। तो आप लोग कैसे कॉन्फिडेंट है कि 13-18 छोड़कर अब 24 के अंदर ऐसा क्या किया आप लोगों ने कि सीट निकाल लेंगे? अगर आप मानते हैं कि 13 का जो इलेक्शन है वो साफ शफाफ हुआ है, या 2018 का जो इलेक्शन है वो बहुत साफ शफाफ हुआ था, फिर तो ठीक है। और अगर आप मानते हैं कि वो 2013 में अरूज की जीरीदांदी हुई थी और 2018 में आरटीएस को बिठाया था, तो हमारा तो दावा ये है कि जब भी इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन होगा तो लोगों का इंतखाब जो है, चाहे वो पंजाब है, बलूचिस्तान है, सिंध है, जहां भी है, लोगों का इंतखाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, बशर्ते ये कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ। और अगर 2013 या 2018 की तरह इलेक्शन हुआ तो इस पे मैं कुछ फिर नहीं कह सकता हूँ कि कौन कितनी सीट लेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला साफ और शफाफ इलेक्शन के नतीजे में हम अपना हुकूमत बना लेंगे, हमें यकीन है, और पूरी मुल्क से। और इस बार हम कराची से भी भारी अक्सरियत में जीतेंगे, क्योंकि कराची को वालों को पता चल गया कि इनके साथ लोगों ने क्या किया है। वो हुकूमत MQM जो अभी मेरा भाई कह रहा था, जियाउल हक से लेकर ये निगरान हुकूमत के खात्मे तक ये लोग रहे हैं, और उन्होंने कराची से कराची में क्या किया है वो PSP ने MQM के बारे में, और MQM ने MQM लंदन के बारे में, और MQM लंदन ने दोनों के बारे में पूरी कौम को बता दिया है। मेरे कहने की जरूरत नहीं है कि इन लोगों ने कराची के साथ क्या किया है। और अब कराची वालों के आंखें खुल गए हैं, वो हमें हर रोज कोई न कोई MPA MNAs वो शामिल हो रहे हैं हमारे साथ कराची में, और इंशाअल्लाह ताला कराची से भी आजाद इलेक्शन हुआ तो हम बहुत भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे। यासिर, आपके जो साबिक रहनुमा हैं, जो लीडरशिप थी आपकी, या फिर आपके जो फेसेस थे, वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं, जिसके बाद हमने ये भी देखा कि शुक्रिया अदा किया खालिद महबूब सिद्दीकी साहब ने कि पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने MQM का कचरा समेट लिया। तो ये अगर दूसरे पैराए में देखा जाए तो आपके लोग वहाँ शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, बावजूद इसके कि आप लोगों का इंतजाम हो चुका है, 3 जो धड़े थे वो एक साथ मिलकर बैठ चुके हैं। MQM के तौर मजीद स्ट्रांग होना चाहिए था, होपफुल होना चाहिए था, लोगों को उम्मीद की एक किरण जो है वो सामने आनी चाहिए थी, लेकिन लोग शामिल क्यों हो रहे हैं पीपल्स पार्टी में? फिर फिलहाल देखें, जो अखबारजादा साहब ने बात करी ना कि शमूलियत के हवाले से जो MQM के लोग, साहब का MPA या जो भी शामिल हुए, देखिए शहरी इलाकों में आपकी जो शहरी इलाकों की जो सियासत है उसमें किसी फर्द वाहिद की वोट बैंक नहीं होता। ठीक है, यहाँ कोई वडेरा या कोई जमींदार नहीं है, यहाँ पे पार्टी का वोट बैंक होता है। पार्टी का टिकट जिसको मिलता है वही जीतता है, वही असेंबलीज में आता है। तो फर्द वाहिद की किसी की हैसियत नहीं होती है। और जो पीपल्स पार्टी में जिन्होंने शमूलियत अख्तियार करी है इस डूबते हुए जहाज में, तो उनको अंदाजा होना चाहिए कि खालिद भाई ने भी उसका शुक्रिया करा कि आपने इनको ले लिया, कि वो कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। वो ना हमारी राब्ता कमेटी का हिस्सा थे, ना कहीं और एग्जिस्ट कर रहे थे। मतलब जिनको आगे आसरा था, जिनकी इतनी खराब परफॉर्मेंस रही थी, ना उनको टिकट का आसरा था, ना कुछ पार्टी का किसी चीज का, तो सारे कचरे को जिसको हमने साइड में उठा के फेंक दिया था, सबको पीपल्स पार्टी वाले लेके खुश हो रहे हैं और समझ रहे हैं उन्होंने बड़ा तीर मार लिया है इसका। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी वालों को अपने अगले टेन्योर की फिक्र करनी चाहिए। इंशाल्लाह RTS भी चलेगा, आरोज भी बैठेंगे, सब इलेक्शन फेयर होगा। उसके बाद भी इंशाल्लाह उम्मीद इस बात की पीपल्स पार्टी अपना वजीर आला नहीं बिठा सकेगी, क्योंकि पिछले 15 साल में 22,000 अरब रुपए, 22,000 अरब सिंध में पीपल्स पार्टी खर्च कर चुकी है। और यहाँ पे आज ये हाल है शहरियों का कि पीने का साफ पानी नहीं है। ये कराची लेने का दावा करते हैं, ये महाजरों की बात करते हैं, वो जिंदा है भुट्टो और महाजर जिंदा के वो नारे लगा रहे हैं ये लोग साथ मिलके। तो इनको भाई पहले महाजरों का कोटा सिस्टम तो खत्म कर दो। 15 साल से हुकूमत में बैठे हुए थे, आज भी तुम लोगों ने महाजरों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाया हुआ है। 60-40 खुद ऊपर बैठे हो। आज भी महाजरों को जिस तरह अपने गाँव में अपने लोगों को गुलाम बना के रखा हुआ है, उसी तरह तुम समझते हो कि शहर वाले भी तुम्हारे गुलाम बनेंगे? नहीं होगा। यासिर कोटा सिस्टम पे आपने बात की, MQM तकातुर के साथ हुकूमतों का हिस्सा रही है। MQM की क्या इस पर जो है वो डेवलपमेंट रही है कि कराची के शहरी आज जैसे कि आपने बात की कि ये कोई MQM के किसी फर्द वाहिद की शक्ल नहीं थी, MQM बैसित पार्टी का जो नज़रियाती पार्टी है उसकी वजह से ये वोट बैंक आएगा। तो क्या कराची के अंदर 18 के अंदर जो सीट्स ली गई थी PTI से, तो वो भी तो खान साहब की शक्ल पर होगा, तो क्या वो दोबारा नहीं ले सकते इस बार 24 में? देखिए फिलहाल 2018 के इलेक्शन पे तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जितने
जितनी पार्टीज या जितने आज हमारे भाई आपके शो में भी बैठे, और पाकिस्तान की कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जो ये उंगली ना उठाती हो सिलेक्शन के ऊपर। जिस तरह 2018 में आरटीएस को रोका गया, 4 दिन बाद रिजल्ट आ रहे थे वहां पे, तो उसके बाद खान साहब के वो उम्मीदवार 4 से ज्यादा जो सीटें नहीं जीत रहे थे, बाकी घर पे सो गए। 3 दिन बाद उठा के उनको बताया गया भाई तुम जीत गए हो, आ जाओ। तो जब इस तरह का मैंडेट दिया गया था कराची में, यही वजह है कि वो डिलीवरी नहीं हो पाया। उनको तो बैठे बिठाए एक चीज प्लेट पे सजा के मिल गई, उनको एहसास ही नहीं था आवाम का, लोगों को कि आवाम में जाएं, उनको डिलीवर करें। पीटीआई वालों को भी खान साहब की तरफ से फंड मिले, 50 करोड़ रुपए एक दफा मिले, वैसे मिले, खान साहब आके पैकेजेस का अनाउंस करके गए, लेकिन कराची को कुछ नहीं मिला। आज इन 2018 से लेके आज 2024 शुरू होने को आ गया है, इस 5-5.5 साल बाद कराची की आवाम को पता चल गया है कि इनका दुख दर्द रखने वाली जमात सिर्फ एमक्यूएम है। अगर कराची और हैदराबाद ये शहर पिछली बार आखिरी दफा बने हैं तो एमक्यूएम के नाजिमों के हाथ से बने हैं, इनके नाजिमों ने डिलीवर करा है। उसके अलावा पीपल्स पार्टी 15 साल से बंदी बैठी हुई है, और पीटीआई को भी आजमा के देख लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा कराची वापस आप देखें बाशुमुल जितने सिंध के शहरी इलाके एमक्यूएम की तरफ देख रही है, जोक दर जोक जुड़ते जा रहे, और इस उम्मीद से इंशाल्लाह इस शहर को बेहतर करना और अपने हुकूक हासिल करते हैं। यासिर, मैं कुर्बान जाऊं आपकी सियासी जमात के दर्द पर। कम से कम यासीन आजाद साहब नून लीग से और अखुंज़ादा चटान साहब पीपल्स पार्टी से इस बात को भी सुन रहे होंगे कि ये तो अपोजिशन में जाके बैठ गए। आप लोगों का मैंडेट चोरी करने वालों के साथ आपने कहा कि वो सो रहे थे, लोगों ने हिला जुला के उनको बताया कि भाई जाग जाओ, तो क्या वो लोग आप ही तो नहीं थे कि आपने जगाया हो कि भाई हमारा मैंडेट आपने चोरी किया, हमें अपने साथ भी बिठा लो? फिर आप साथ भी बैठे, मिनिस्ट्रीज भी ली आपने। बिलाल देखें, बात यह है कि एनएफसी के बाद सारे जो फंड्स हैं वो बेसिकली सूबे को ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, एमक्यूएम का वजीर आजम कभी नहीं बन सकता। ठीक है, एमक्यूएम हमेशा एज अ सपोर्ट आती है, और अपनी जो उसको मैंडेट मिलता है, अब वो 20 सीटों का हो, 10 का हो या 6 का हो, इन 6 सीटों में भी उसने अपनी आवाम को डिलीवर करना है, अपनी आवाम को रिलीफ देना है, तो उसके लिए हुकूमत का हिस्सा बनते हैं। लेकिन सिंध में बैठ के हमने ऑपोजिशन की है, भरपूर तरीके से ऑपोजिशन करी है। जिस तरह 22,000 अरब रुपए इस 15 साल में खर्च किए गए हैं, जो विफाक से सूबों को तो ट्रांसफर हुए, उसको वजीर आला मुराद अली शाह साहब अपने घर की जागीर समझ के जिन्होंने अपने पास पाक कर लिया था, और नीचे फंड्स नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, और 22,000 अरब रुपए पीपल्स पार्टी वाले खा गए हैं, उसकी भरपूर एमक्यूएम ने ऑपोजिशन करती रही है। यही वजह है इसकी कि 2000 अभी जो लास्ट 23 में जो हुकूमत आपकी बनी है विफाक की, उसमें विफाक में तो एमक्यूएम थी, लेकिन सूबे में नहीं आई है पीपल्स पार्टी की ज्यादतियों नाइंसाफियों की वजह से। क्योंकि जो जितना भी एमक्यूएम का मैंडेट था, उस पे एमक्यूएम का जो वोटर सपोर्टर था वो इस बात के लिए तैयार ही नहीं था कि जिस ज्यादती के बाद पीपल्स पार्टी के साथ बैठा जाए। ठीक है, मैं आपसे भी जरा कराची के ऊपर भी सवाल करूंगा। मैं यासीन आजाद साहब की तरफ बढ़ूंगा। यासीन आजाद साहब, इस वक्त सिचुएशन जो बिल्ड हो चुकी है, अब बता दें जरा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से भी आप लोगों ने सीट एडजस्टमेंट करनी है, वो भी बड़े चेहरे हैं, आपके पास भी बड़े चेहरे हैं, सीट एडजस्टमेंट का भी एक मामला है। फिर दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी पूरी कोशिशें कर रही है कि किसी तरह प्लेट में रखकर जो है वो जो तासुर जा रहा है, वो तासुर प्लेट में रखकर आपको ना दिया जाए, थोड़ी सी आपको तगोदो करनी पड़ेगी। इस वक्त तैयारी क्या है आप लोगों की? पंजाब आप कॉन्फिडेंस जाहिर करते हैं कि पंजाब फतह कर लेंगे, बलूचिस्तान में आपने शमूलियत इख्तियार करवा ली है, उसमें भी कॉन्फिडेंस आप जाहिर करते हैं कि फतह कर लेंगे। केपीके के अंदर आपने शमूलियत करवा ली है, मौलाना साहब जो है वो आपकी हिमायत में है, फजल रहमान साहब। पंजाब और केपीके और बलूचिस्तान, फिर आप आ जाते हैं जरा इधर सिंध की तरफ। तो सिंध के अंदर आप लोगों की प्लानिंग क्या है, क्या करने जा रहे हैं? सिंध का रिकॉर्ड तो आप लोगों का बड़ा खराब है, जैसे पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी का रहा है। सर, मैं तो जिस तरह से हमारे दोस्त एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, मैं तो इल्जाम लगाने से तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं भी पिछले 7 साल से कराची हूँ, कराची नहीं, मैं पूरे सिंध की बात करता हूँ। जो सूरत हाल है वो जाके निकाल दे। अब उसको छोड़ दें कि जो सर्कस से मोटरवे बनना था कराची तक, तो किसने बनाना था, पर वो नहीं बना, तो उसकी जिम्मेदारी किस पे है? तो वही मोटरवे जो सर्कल से कराची तक बना था, अगर आज से पहले 20 अरब का था तो आज तकरीबन 80 अरब से ज्यादा का अमाउंट का चला गया। अगर आज से 20 साल पहले बन जाता तो शायद हमारी हुकूमत जाने से इतनी बड़ी रकम नहीं करती। जैसे इल्जाम पॉलिटिकल पार्टीज का आपको पता है, मैं जब भी प्रोग्राम में आता हूँ मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाता, ना मैं इसको कायल हूँ। मैं सिंपल ये कहता हूँ
कि जो सवाल आपने किया उसका जवाब ये है कि आज सियासी जमात को अपनी पॉलिटिकल पोजीशन का अंदाजा है। कौन सी सियासी जमात कौन से सूबे में पावरफुल है, कौन सी सियासी जमात किसी सूबे में कमजोर है। तो जो सियासी जमातें जो एक सूबे से दूसरे सूबे में अगर कमजोर हैं और वो आपस में अलाइन करके मिल के इलेक्शन जाते हैं, सीट एडजस्टमेंट करते हैं, तो ये उनका आईनी हक है। हर पॉलिटिकल पार्टी को आगे बढ़ने के लिए रास्ता देना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान अंडरस्टैंडिंग और सपोज जिस तरह आप खुद कहते हैं कि मुस्लिम लीग और एमक्यूएम का तो सीट एडजस्टमेंट की बात करते हैं ना, तो सीट एडजस्टमेंट करना क्या पॉलिटिकल पार्टी का हक नहीं है? क्या पीपल पार्टी का किसी अच्छा, एक बात बताएं यासीर रज़ा साहब, अखुनज़ादा चट्टान साहब ने ये सवाल किया था, मैं चाहता हूं आप इसका जवाब दें। इत्तेहाद की जरूरत क्यों पेश आ रही है जब इतना कॉन्फिडेंस है कि हर जगह से फतह याब होंगे आप? सर मैं एक बात कहता हूँ कि मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस इम्पोज नहीं करता। मैं तो ये कहता हूँ कि बाद सियासी जमातें एक सूबे में बहुत पॉपुलर हैं, दूसरे में कमजोर है। इसी तरह बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के सरदारों ने ये इलेक्शन जीतना है, उन्होंने किसी जमात में जाना है, उन्होंने ही तरीकाकार अपनाना है। बलूचिस्तान में आपको पता है बड़े बड़े सरदार जो है अपनी सीटें लेके जाते हैं। अब वो सरदार कौन सी सियासी जमात में होगा ये मैं नहीं कह सकता। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं बलूचिस्तान में वो सूरत आलमी है जो वहाँ के सरदारों को हासिल है। अगर सरदार कौन सी पार्टी में जाके इलेक्शन लड़ते हैं, मैं पेशेंट को कैसे कर सकता हूँ, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन हर पार्टी को इस बात का बाखूबी अंदाजा है कि कौन से सूबे में वो कमजोर है, कौन से सूबे में वो तगड़े है। ये तो फैसला आपका पाकिस्तान के लोगों पे छोड़ दें, क्या कर रही है कि कदर छोड़ दें, कोशिश करेंगे इस मुल्क का इलेक्शन। सर लेकिन बड़ा अलमिया ये है, अलमिया अपने एडजस्टमेंट करती है, उसको एडजस्टमेंट करने दें, कोशिश कर लेने दें, पब्लिक में जाने दें, उनको अपना अपना मंसूर पेश करने दें, इल्जाम की सियासत को छोड़ दें। बहुत हो गया। अच्छा, एक बार और कोशिश कर लें आप लोग, एक बार और कोशिश कर लें, लेकिन बयानिया तब्दील हो रहा है। अखुनज़ादा चट्टान साहब, बयानिए पे हमने बात की, हमने सीट एडजस्टमेंट पे बात की, हमने सूबों की जो आप लोग की सियासी जमातों की परफॉर्मेंस थी उस पर भी बात की। जरा सा मैं एक एजेंडे के हवाले से बात कर लेता हूं। इकोनॉमिक एजेंडा क्या होगा और पॉलिटिकल एजेंडा क्या होगा? अगर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है तो हिकमत अमली क्या होगी? खासतौर पर पहले शुरू कीजिएगा पॉलिटिकल से, फिर इकोनॉमिक साइड पर भी आइएगा। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मानना ये है कि इस मुल्क के जो मसाइल है न ये एक इदारा न एक तंजीम उसको हल कर सकते हैं। अगर इन मसाइल को हमने इस मुल्क से निकालना है तो हम सारे मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करके और आगे बढ़ेंगे। और खुसूसी तौर पे दो चीज़ों पे, एक जो दहशतगर्दी है और एक हमारा मईशत का मसला है, इस पे हम सारे एक पेज पे आएंगे और फैसला करेंगे। और मईशत की जो पॉलिसी है उसको तसलसल के साथ चलाएंगे। जब तसलसल के साथ नहीं चलाएंगे तो हमारा मईशत आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये तो हमारा पॉलिटिकल ये है कि हम सारे मिलके और कोशिश करेंगे, जिस तरह 2008 में हमने सारों को एतमाद में लेके और सवाद पे दोबारा पाकिस्तान का झंडा लगाया, बलूचिस्तान में तराना बजाना शुरू किया, 8वीं तरमीम हुआ, ट्राइबल एरिया पे रिपब्लिक गवर्नमेंट कायम हुआ। इस तरह इंशाअल्लाह ताला हम इस पे काबू पाएंगे। मईशत के लिए हमारा तरजीह जो है वो सबसे पहले किसान है, वो सबसे पहले हमारा एग्रीकल्चर है। हमारा मानना ये है कि एग्रीकल्चर में आप अगर सब्सिडी देना चाहे तो इस तरीके से दे दे कि वो डायरेक्ट काश्तकार और किसान की जेब में जाए, बजाय इसकी कि ट्रैक्टर मालिकान को या अद्वियात की मालिकान को या यूरिया के मालिकान को आप सब्सिडी देते हैं। ये सब्सिडी आप डायरेक्ट काश्तकार को दे दी, इससे आपको डबल फायदा होगा। एक तो ये होगा कि आप बाहर से जो चीजें मंगवाते हैं, दाल मंगवाते हैं, गंदम मंगवाते हैं, चीनी मंगवाते हैं वगैरह वगैरह, इन चीजों में आपके मुल्क से डॉलर जाते हैं। तो एक तो ये कि आपका डॉलर बच जाएगा, दूसरा ये कि आपका सरप्लस होगा फसल, तो आपको बाहर वो बेचेंगे और इससे डॉलर आएगा। और जो पैसे बाहर के किसान की जेब में जाएंगे वो आपके किसान और आपके काश्तकार की जेब में चले जाएंगे। ये तमाम चीजें तब होंगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होगी। लेकिन अभी जो बयानबाजी हो रही है, अभी जो नैरेटिव खास तौर पे पीपल्स पार्टी का है, बड़ा एग्रेसिव नैरेटिव आप लोगों ने बयानिया रखा हुआ है, खासतौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। अगर खुदा न खास्ता शिकस्त हो जाती है इलेक्शन के अंदर तो नताइज पहली बात तो माने नहीं जाएंगे, धरने होंगे, जरदारी साहब, बिलावल साहब ने जो
नेरेटिव रखा है, बिलावल साहब ने तो नेरेटिव ये रखा है कि हमारा ना नून लीग के साथ मुखालिफत है, न पीटीआई के साथ मुखालिफत है, न एमक्यूएम के साथ मुखालिफत है। हमारा मुकाबला है इस मुल्क के गुर्बत के साथ, हमारा मुकाबला है इस मुल्क में बेरोजगारी के साथ, हमारा मुकाबला है इस मुल्क के मसाइल के साथ। बिलावल साहब तो कह रहे हैं कि हमें नफरत की सियासत को दफन करना चाहिए, हमें गालिम गलूज का सियासत दफन करना चाहिए, हमें अच्छा, आपने कभी सोचा है, आपने कभी सोचा है? आप मुझे बताएं इसमें। चट्टान साहब, मैं जरा आगे भी बढ़ूंगा, लेकिन एक सवाल इधर जुजवी तौर पर आप जवाब दे दें शॉर्टली। आपने कभी सोचा है अगर बिलावल साहब वजीर आजम बन जाते हैं और हुकूमत में आ जाते हैं, पीटीआई का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है फिर आप लोग की हुकूमत में आने के बाद? देखिए जी, हर पार्टी के मुस्तकबिल जो है वो अवाम के हाथों में है। अच्छा, आप पीपल्स पार्टी जब आएंगे और काम करेंगे तो लोग देखेंगे कि पीपल्स पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर पे कितना अमल किया और पीटीआई ने क्या क्या अवाम को ख्वाब दिखाई दे और उन्होंने 4.5 साल में क्या कारकर्दगी की। मेरे ख्याल से इंतकाम की सेवा तो इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। इसके जेल के कमरे से पंखा निकालूंगा, इनसे एसी निकलवाऊंगा, इसको जेल में डालूंगा, उसको जेल में डालूंगा, उन्होंने सारा टाइम इस पे खराब किया है। पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दिए है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतकाम नहीं करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करेंगे इस मुल्क में गुर्बत के खात्मे के लिए, बदअमनी की तरफ जाएंगे आप लोग। ठीक है डॉक्टर यासिर, जरा इस पर कमेंट चाहूंगा आपका कि एमक्यूएम ये कॉन्फिडेंस रखती है कि आप सीट्स निकाल लेंगे। 22 जो है वो सीट्स हो चुकी हैं, किससे दावा किया जा रहा है कि 20 सीट्स निकाल लेंगे, इसका मतलब अक्सरियती सीट्स आप लेने में कामयाब होंगे। ये कॉन्फिडेंस आपके पास है या किसी ने दिया है, इस बहस में नहीं पड़ते। लेकिन आप लोगों को भी मालूम है कि नून लीग का सिंध के अंदर एक बुरा रिकॉर्ड रहा है, सीट्स लेने में कामयाब नहीं हुआ है। अगर ये अभी भी नहीं होते हैं कामयाब, फेडरल में हुकूमत बना लेते हैं, आप हुकूमत का हिस्सा होते हैं, लेकिन फिर वही प्रोविंशियल सुवरेनिटी आ जाएगी 18वीं तरमीम, और आप इस वक्त बल्दियात में भी नहीं है, मेयर भी आपका नहीं है, फिर 4 साल कैसे काम किया जाएगा, किस तरह से करेंगे काम फिर? देखिए, अब ये तो जब इलेक्शन होंगे तभी आपके सामने रिजल्ट्स आएंगे कि नहीं, पॉसिबिलिटी तो रखी होगी ना आप लोगों ने। ठीक है, नहीं पॉसिबिलिटी अभी जो हम लोग जो सिनेरियो देख रहे हैं उसमें जो पीपल्स पार्टी की पिछले 15 साल की हुकूमत है, जो आपका लोकल सिंधी इंटीरियर का, वो सब परेशान है पीपल्स पार्टी के हाथों। और हमारे पास कई ऐसे रिजल्ट है, अगर 2018 के आप उठा के देखेंगे तो तकरीबन 40-45 के करीब ऐसी सीट्स बन रही है इंटीरियर की भी, जहां पे जो पीपल्स पार्टी मार्जिन से जीती है वो 1500 से 5000 का मार्जिन है, विच इज नथिंग। तो उसमें वो जो जिस तरह पीपल्स पार्टी ने मैनिपुलेट करा और जिस तरह अपनी उन्होंने जो उनकी जो अपने सरकारी मुलाजिम उनके भर्ती किए वो उसको इस्तेमाल करके, तो इंशाल्लाह उम्मीद ये करते हैं इस दफा ये नहीं होगा ये वाला मामला। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं यासिर, आप कराची में तो जिमनी सारे इलेक्शन हम नहीं जीते, बल्कि अच्छा ठीक है, मैं इस पे कमेंट करता हूँ। यासिर, आप ये कह रहे हैं यासिर आप कह रहे हैं कि 2018 तक यानी कि पीपल्स पार्टी की सिंध में कारकर्दगी थी, जब भी अक्सरियत रही है सिंध में पीपल्स पार्टी की। सर अगर 2018 तक 2018 या 2023 तक आप उठा लें, अगर पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी होती तो आज पीपल्स पार्टी पंजाब या खड़े होकर अपनी कारकर्दगी बता रही होती। आज पीपल्स पार्टी कहती कि भाई हमें पंजाब से जितवाओ, हम पंजाब लाहौर को कराची जैसा बना देंगे, हमारी ये डिलीवरेंस है, हम पंजाब को सिंध जैसा बना देंगे। तो 15 साल में जो इन लोगों ने हाल करा है कराची से लेके कश्मीर तक पूरे सिंध का, इनके पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, ये बेच ही नहीं सकते कुछ। अब आप लड़ने की तरफ जाओ, आप अपना एंटायर स्टेट नैरेटिव बनाओ, कुछ भी आप कर लो। अच्छा यासिर, ये मानेंगे ये क्या आप ये मानेंगे 2008 के बाद से अब तक एमक्यूएम की जो पॉलिसीज हैं वो फेलियर का शिकार रही हैं? कराची को कुछ नहीं मिला, आपके जो लीडरान हैं, जो रहनुमा हैं, उनको बहुत कुछ मिला। नहीं, देखिए जितना कराची को डिलीवर कर सकती थी एमक्यूएम अपने मैंडेट में रहते हुए, फेलियर एक्सेप्ट करेगी एमक्यूएम? हेलो यासिर, एमक्यूएम फेलियर एक्सेप्ट करेगी? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? डॉक्टर यासिर, एमक्यूएम फेलियर एक्सेप्ट करेगी? नहीं, देखिए एमक्यूएम पहले के मुकाबले में आज काफी मजबूत है। ठीक है, जिस तरह एमक्यूएम को कमजोर करा गया है, एमक्यूएम कमजोर थी, तो उसका फायदा डेफिनेटली पीपल्स पार्टी ने उठाया है। कमजोर एमक्यूएम फेलियर एक्सेप्ट करेगी? फेलियर आपको आप कह सकते हैं फेलियर, लेकिन अपने मैंडेट में रहते हुए जितनी हम आवाज उठा सकते थे, जितना डिलीवर कर सकते थे, हमने पूछो कि अगर आप मजबूत है फिर आपको इत्तेहाद की जरूरत क्यों पड़ रही है? मैं उस पर आ रहा हूँ, यासिर, मैं यासिर से जरा कुछ सवाल करना चाहता हूँ। इतनी मजबूत है, इतना चट्टान साहब,
अलाउ मी मैं यासिर से कुछ सवालात करना चाहता हूं, क्योंकि यासिर की जो जमात है एमक्यूएम पाकिस्तान वो कराची की नुमाइंदा जमात रही है। मुस्तफ़ा कमाल यहाँ पर नाजिम रहे हैं, फारूक सत्तार साहब डिलीवर करते रहे हैं, एमक्यूएम का एक मैंडेट रहा है। यासिर जरा मुझे पर्टिकुलरली प्रिसाइजली इस पर कमेंट कीजिएगा। पिछली हुकूमत में आप हिस्सा रहे, ठीक है वो मैंडेट चोरी था, लेकिन आप फिर भी हिस्सा रहे, कोई ना कोई मसालियत होगी, मिनिस्ट्रीज भी आपके पास है, लेकिन एमक्यूएम कुछ डिलीवर नहीं करवा सकी। कराची के अंदर भी 1100 रुपए का पैकेज था, खान साहब आपको मनाने आते थे, खान साहब फिर बादराबाद के दफ्तर भी आते थे, वो तमाम चीजें आपने देखी। मैं डिस्कशन नहीं, मैं उसमें जाना चाह रहा डेप्थ के अंदर, लेकिन एमक्यूएम कुछ हासिल ना करवा सकी इस अवाम को, तो वो फेलियर एक्सेप्ट करेगी एमक्यूएम? लाल भाई, एमक्यूएम के पास 6 सीटें थी, 6 सीटों का मैंडेट था एमक्यूएम के पास। उस 6 सीटों के मैंडेट पे रहते हुए एमक्यूएम जो डिलीवर कर सकती थी एमक्यूएम ने डिलीवर करा है। और खान साहब को छोड़ने की वजह भी यही थी कि जो वादे कसमें खाए गए थे या करे गए थे एमक्यूएम के साथ, वो डिलीवरेंस उनकी तरफ से नहीं हुई थी। अगर खान साहब आके एक तरफ 165 अरब का पैकेज का अनाउंस करके जाते कराची का, फिर 1100 अरब की तरफ, तो एमक्यूएम की तो काविशें थी कि काश ये डिलीवर हो, पैसा ये मिले और कराची के लिए कुछ काम हो सके। नॉट ओनली एमक्यूएम, लेकिन 6 सीटों पे ये 2 से 3 मिनिस्ट्रियां कैसे आ जाती हैं? ये जरा यासिर मुझे फॉर्मूला समझाएं। ये तो अब आप जब बैठे हुए आपको मैंडेट मिलता है और किसी हुकूमत को जरूरत है, तो उनकी तरफ से ऑफर थी इस चीज की, मिनिस्ट्रीज की, और हम अपनी आवाम के लिए ये जो मिनिस्ट्रीज हमने ली थी, उन मिनिस्ट्रीज में रहते हुए जितना हम अपनी आवाम का कर सकते थे, चाहे आईटी हो चाहे पोर्ट से। अच्छा, आईटी पे सवाल कर लेते हैं, आईटी पे सवाल करते हैं। अमीनुल हक साहब ने कुछ जॉब्स जो है वो उसमें आई थी आईटी के अंदर, कराची वालों को कितनी जॉब्स मिली? इसका कोटा तो अब अमीनुल हक साहब आपको बेहतर बता सकते हैं। मैं बता देता हूँ, कराची के किसी एक नौजवान को एक भी जॉब नहीं मिली। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जो कराची का जो उसमें कोटा आया था या कराची के लिए आया था, उसमें कराची वालों को मिला है। लेकिन भारत, मैं आपको उसका रिकॉर्ड निकाल के दिखा दूंगा। कराची वालों को अमीनुल हक भाई ने जितने आईटी सेंटर्स उन्होंने बनाए, आपके हर डिस्ट्रिक्ट में आज आईटी सेंटर अमीनुल हक भाई ने खोला है कराची वालों के लिए, जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग हो रही है, जहाँ पे बच्चियों की भी ट्रेनिंग हो रही है, और उनको खुद कफील बनाया जा रहा है कि अगर कोई पढ़ रहा है, अपनी स्टडीज कर रहा है या पढ़ के निकल चुका है, उसको अपने रोजगार के लिए रिक्शा या ठेला नहीं लगाना पड़े भाई। उसकी ट्रेनिंग इस तरह की हो कि ऑनलाइन जाके वो अपना कमा के एटलीस्ट महीने का $200-300 बना सकता है, विच इज लाइक 60-70 हजार रुपए कराची की स्ट्रेटेजी पे जरा एक आखिरी कमेंट कीजिएगा यासिर प्लीज, एक कमेंट कीजिएगा कराची की स्ट्रेटेजी के ऊपर। आप बल्दियात में नहीं है, मेयर आपका नहीं है, कौंसिल्स के अंदर आप नहीं है, आपने बॉयकॉट किया था, जमात इस्लामी है या फिर पीपल्स पार्टी है, आप लोग ये कहते नजर आते हैं कि ये कुछ डिलीवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप वफाक में तो चले जाएंगे, आप सूबे में माजी के अंदर भी सिंध में नहीं अक्सरियत में रहे हैं, और अभी आप लोगों का कॉन्फिडेंस ये है कि कराची से सीट ले जाएंगे। जरा मुझे समझा दीजिएगा ये चीज कि कराची की डायनेमिक्स, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची का एडमिनिस्ट्रेशन ये दुरुस्त कैसे करेगी एमक्यूएम, अगर एमक्यूएम सीट्स निकाल लेती हैं यहां से, प्लीज। बिलाल भाई देखिए, जो आगे जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो हमारा विकुलेशन नून लीग के साथ और JUIF इन सब के साथ बातचीत चल रही है, तो अगर शहरी इलाकों को एमक्यूएम कैटर कर रही है, जिसमें कराची, हैदराबाद, मीरपुर खासी हो गया, उसके अलावा इंटीरियर में आपके फंक्शनल लीग है, नून लीग है, JUIF है, सारी चीजें, और आप देखेंगे इंशाल्लाह इस दफा बहुत बड़ा डेंट पीपल्स पार्टी को पड़ने वाला है, और इंशाल्लाह हम सब मिलके मारेंगे पीपल्स पार्टी को। जो 15 साल से जुल्म ज्यादती की हुकूमत थी, उसका खात्मा भी इंशाल्लाह आप देखेंगे एमक्यूएम के हाथ से होगा, और एक नई शुरुआत होगी जहां पे सिंध के एक एक शहरी, एक एक बच्चे से लेके बुजुर्ग, हर किसी को उसका हक मिलेगा, उसके दरवाजे पे मिलेगा। यासिर ये तो हो गई एक सिचुएशन ना, सिक्के के 2 रुख है ना। मुझे याद है जब इंजमाम हुआ था एमक्यूएम का, तमाम धड़े जो है वो मिल गए थे, तो आप लोगों ने बॉयकॉट किया था बल्दियाती इलेक्शन से, उसके अंदर हल्का बंदियों का मामला था, दूसरी चीजें थी, वो तमाम चीजें आप लोगों ने मनवाने में आप लोग कामयाब हुए, लेकिन इसका खमियाजा आवाम ये भुगतेगी। कि आप मुझे जरा से ये बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो यहाँ के निजाम है, जो मामलात हैं, वो एमक्यूएम कैसे बदलेगी? पानी के मामलात, सिवरेज के मामलात, नालों की सफाई के मामलात, ट्रांसपोर्ट के मामलात, ये तमाम चीजें आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि हम सिंध हुकूमत में आएंगे इस बार? इंशाल्लाह कोशिश इसी चीज की है, और पूरी इस बात की उम्मीद है इंशाल्लाह सिंध हुकूमत इस दफा एमक्यूएम दूसरी जमातों के साथ, दीगर के साथ मिलकर बनाएगी और डिलीवर करके दिखाएगी। और नाजिम जिसका भी बैठा हो, देखिए एमक्यूएम ने बाइकआउट करा था, उसूलों की बुनियाद पे बाइकआउट करा था, और उसके बाद जिस चीज के लिए बाइकआउट करा था वो यूसीज आपकी बढ़ी है,
वो हल्काबंदियां ठीक हुई है सारी, उसका रिजल्ट आ गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर नहीं पीपल्स पार्टी का डिलीवर करेगा आगे और एमक्यूएम पावर में होगी इस शहर में, चाहे कराची हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे मीरपुर खास हो, यहाँ पावर में होगी एमक्यूएम और डिलीवर नहीं करेगा तो फिर आवाम खड़ी है, आवाम खुद निकल के इनका एहतजाब करके मुर्तजा वहाब और जो भी बैठा होगा उससे डिलीवर करवाइए, काम करके देंगे। यासिर, एक आखिरी कमेंट, याद माजी अजाब है यार, 2018 के अंदर भी पीटीआई बकौल आपके 50-50 करोड़ रुपए हमने फंड दिया गया था, डिलीवर नहीं कर रही थी। एमक्यूएम तब भी हुकूमत का हिस्सा थी, एमक्यूएम क्यों नहीं निकाल सकी उस वक्त अवाम को घरों से बाहर? तब आप कहते थे 18वीं तरमीम है, प्रोविंशियल सोवरेनिटी है, सिंध हुकूमत ने काम करना है। आज आप कह रहे हैं कि अगर तब भी पीपल्स पार्टी काम नहीं करेगी तो एमक्यूएम अवाम को बाहर निकालेगी। एमक्यूएम उस वक्त सो क्यों रही थी 18 में? नहीं बिलाल, देखें बात यह है कि जो एमक्यूएम को मैंडेट मिला था उस वक्त, ठीक है, उस वक्त एमक्यूएम मेजोरिटी भी नहीं थी, ठीक है, एमक्यूएम मेजोरिटी में नहीं थी, पीटीआई मेजोरिटी में आपकी थी। इंशाल्लाह अगर अब एमक्यूएम मेजोरिटी में होती है, आपकी आती है और अवाम इंशाल्लाह अवाम के वोटों से ही आएगी ना, जो अवाम वोट देके आपको असेंबलियों में पहुंचा रही है वही अवाम निकलेगी, उसके साथ ही इंशाल्लाह इस पूरे सिंध की किस्मत बदल के दिखाएंगे। यासिर, ये कॉन्फिडेंस खालिद मकबूल सिद्दीकी जब लीड कर रहे थे जमात को अकेले, तब ये कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अभी भी लीड कर रहे हैं, दाएं हाथ पर मुस्तफा कमाल हैं, बाएं हाथ पर फारूक सत्तार हैं। ये कॉन्फिडेंस क्या इन दोनों सियासी शख्सियात ने दिया है कि डिलीवर करेगी, अवाम खड़ी होगी और हम डिलीवर भी करेंगे, या फिर किसी और ने दिया ये कॉन्फिडेंस कि एमक्यूएम जीतेगी? एमक्यूएम मुत्तहद है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की क़यादत में, उनकी लीडरशिप में, और हमारे जितने डिप्टी कन्वीनियर्स हैं, सीनियर डिप्टी कन्वीनियर, चाहे मुस्तफा कमाल साहब हो, चाहे फारूक सत्तार साहब हो, जो भी हो, सारे मिलके एज अ टीम काम कर रहे हैं। अपना तजर्बा है, हर किसी की अपनी एक्सपर्टीज है, और एज अ टीम जो हम इस दफा उतरे हैं आवाम के बीच में, तो आवाम का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा और आवाम खड़ी है। आवाम परेशान थी, फ्रस्ट्रेट थी 15 साल पीपल कारकर्दगी से। आवाम को सिर्फ एक इशारा होगा खालिद भाई का, आप देखिएगा इंशाल्लाह सब सड़कों पे आपको समंदर नजर आएगा यहाँ पे। रिस्पॉन्स आज आप शहरी इलाकों में देख लें, खाली एमक्यूएम की कैंपेन चली है, कोई भी आपको नजर नहीं आ रहा है सिंध में, शहरी इलाकों में। यासिर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, आप लोगों ने जलसे किए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, गलबन 4 से 5 जलसे हो चुके हैं, कल भी आप लोग का एक जलसा था नाजमाबाद में। मैं जरा सवाल ये करना चाह रहा हूं कि अवाम क्या वो बातें भूल गई है? आप लोग गए हैं अवाम के बीच में, अवाम को वो बातें याद तो नहीं है? फारूक सत्तार ने क्या कहा था, जो साबिक मेयर कराची थे वसीम अख्तर साहब, मुस्तफा कमाल ने क्या कहा था एमक्यूएम के बारे में, वो चीजें भूल तो गए ना, याद तो नहीं है अवाम को कहीं? यासिर, आवाज आ रही है बिलाल आपको? यासिर, आप मुझे सुन सकते हैं? आवाज जी, मैं आपको सुन सकता हूँ। देखें, जो एमक्यूएम जिस पोजीशन पे एमक्यूएम खड़ी है, ये जो एमक्यूएम का इंतजाम हुआ है और सारी एक जगह इकट्ठे हैं और एक फोर्स बन के खड़े हुए इस जालिमाना पीपल्स पार्टी के निजाम के खिलाफ, तो अगर किसी ने 2018 में किसी और जमात को आजमाना भी था, या वो इस उम्मीद से गया था किसी और जमात को उससे वोट भी करा था, सपोजिटली आप मान ले उसको। नहीं, आप सवाल नहीं समझे यासिर, आप सवाल नहीं समझे, टाइम कम रह गया, मैं चाहता हूं आप इस पर रिस्पॉन्ड करें। मौजूद मेहमान है आप मेरे, आप 15 साल हुकूमत याद दिला रहे हैं, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी याद दिला रहे हैं। ये अवाम अगर वो 15 साल की कारकर्दगी याद कर सकती है तो वो अवाम भूल गई है? अब अवाम में गए होंगे, अवाम को याद तो नहीं हो जुमले के मुस्तफा कमाल ने साहब ने पीपल्स एमक्यूएम के लिए क्या कहा था, फारूक सत्तार ने वसीम अख्तर के लिए क्या कहा था, वसीम अख्तर ने फारूक सत्तार के लिए, ये जुमले याद तो नहीं कि गलती से? बिलाल देखिए, एमक्यूएम ना अवाम की सियासत करती है, और अवाम की ख्वाहिश थी, मतलब भूल गई ना अवाम आवाम के साथ हम खड़े हैं, आवाम भूल गई जुमले, बस मैं इतना जानना चाह रहा हूं, और मिलके उसका करें। चलें, बेस्ट ऑफ लक। मिलके मुत्तहद हैं, सारे खड़े हुए इंशाल्लाह। आप देखेंगे इस पूरे कराची से लेके कश्मीर तक का पूरा नक्शा एमक्यूएम के हाथों इंशाल्लाह बदलेगा, खुशहाली आएगी, सुख होगा, सारे सुकून से रहेंगे। चलें, बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यासिर सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे, सैयद अखुंज़ादा चट्टान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और यासीन आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अब देखना यह है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो फ़ज़ा कायम हो चुकी है, आज इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल जारी करना था, नहीं कर सके। बैरिस्टर गौहर साहब जो कि पीटीआई के सदर हैं, उन्होंने कहा है कि कल इलेक्शन कमीशन स्केड्यूल जारी करे। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जो सीनियर नायब सदर हैं पीटीआई के, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। अब लाहौर हाई कोर्ट ने जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग को भी रोक दिया है। अब दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान सर्दी का तस्करा करते हैं, एमक्यूएम हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात करती है। इलेक्शंस के बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि अगर ना करना है जिक्र तो घर में बैठकर तस्करा करें, लेकिन अब ये जो फ़ज़ा कायम हो रही है इसका तस्करा कहाँ पे किया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।